बच्चे आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कॉइल, ये हमने लास्ट टाइम कहां पढ़ा था याद है? 10th क्लास के अंदर मोटर का जब कंसेप्ट आया था, उसके अंदर मोटर को दिखाते हुए अगर किसी को डायग्राम याद है तो कुछ इस तरीके से दिखाया गया था कि हमारे पास अगर इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इसमें कहीं ऐसे करके कॉइल को दिखा के और उसके साथ फिर यहाँ पे मतलब हमारे पास जो भी ब्रशेस वगैरह के थ्रू एंड ऑल वो हम सप्लाई दे रहे थे, बट कॉइल ऊपर की इस तरीके से दिखाई हुई थी, ठीक ही नहीं? मोटर जिसने मतलब 10th में अगर मेरे पास किया था या किसी ने मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने लॉजिक भी बताया था कि ये कॉइल इस तरीके से रेक्टेंगुलर मोटर के अंदर कैसे होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने ओपन करके देखी हुई है ना? अभी भी इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा उसमें मैं मोटर को वापस खोल के प्रॉपर डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन मेन कहानी है ये कॉइल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसी के बेसिस पे मोटर जनरेटर का प्रिंसिपल है सारा, और ये किसी अलग प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करता हूं, यहाँ ब्रशेस लगे होंगे, ऑब्वियसली स्लिप रिंग्स लगी होंगी या जो भी होगा, वो वाली बातें अपनी सेपरेट है। तो अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो मेन कहानी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं। सिंपल स्पष्ट भाषा में तो यही बात हो रही है ना? बहुत अगर छोटे लेवल पे देखें तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फर्क सिर्फ इतना है, अब वो सिंपल लीनियर कंडक्टर नहीं है, वो एक लूप बना रहा है। तो यहां से करंट ऊपर जाएगी, यहां से इधर आएगी, यहां से नीचे आएगी, और अगर मैं फिलहाल इन डिस्टेंसेस को ऑलमोस्ट क्लोज मान के एक रेक्टेंगल की तरह इसे ट्रीट करा दूं तो यहां से करंट ऐसे आएगी। हुई कि नहीं? कुछ इसी टाइप का हो रहा है। तो यहां पर चार साइड्स आ गई हैं हमारे पास, जिनके ऊपर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्सेस लग रही होंगी। अब उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में नेट इफेक्ट क्या आएगा वो हमें अब इस टॉपिक के अंदर टॉर्क ऑन अ कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर हमने डिस्कस करना है। नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्रिएट क्या होना है, टॉर्क। कोई बच्चा ऐसा है जिसको टॉर्क नहीं पता क्या होता है? टॉर्क पता है सबको? टॉर्क क्या होता है? रोटेटिंग एक्शन ऑफ अ फोर्स, है ना? एफ क्रॉस आर होता था हमारा, हमने +1 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था टॉर्क के बारे में कि जो टॉर्क होता है वो रोटेटिंग एक्शन है। अगर कभी फोर्सेस का कपल क्रिएट होता है, कपल क्या होता है, जिसमें एक फोर्स अगर इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो ये घूम जाएगा, ऐसे ही होता है। तो वो कपल फोर्सेस होती है। अब हम एक बार पहले ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं टॉपिक का, उसके बाद इन डेप्थ करेंगे, क्योंकि अगर एक बार टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाता है तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि हमारी अप्रोच क्या है, ठीक है? यहां पर मेरे पास क्या है बच्चा, एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप को मैंने क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। सेम वही, एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल, ऐसा कुछ है, ठीक है? अब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेट अस अज्यूम इधर से जाके उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। बच्चे साथ साथ में डायग्राम बनाते रहना। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से होते हुए दूसरी साइड के अंदर निकल रही है, मतलब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हमें मिल गई ये मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके अंदर इस कॉइल को जब हमने यहां पे रखा है तो इसके अंदर हमने जो करंट की डायरेक्शन भेजी हुई है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से इधर, इधर, इधर और इधर, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई है। किसी बच्चे को दिक्कत? ठीक है। अब ना इसके अंदर एक चीज आती है, या हम ये कहें, देखो जिस टाइम पे हमारे पास ये कॉइल है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर मैं एंगल की बात करूं अब, तो यहां पे ये कितना एंगल आ रहा है, थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा आ रहा है। ये बी हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ जो हमारे पास ये कॉइल है ये थीटा एंगल पे अलाइंड है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अगर ये थीटा है तो इसके साथ मतलब जो पूरा वाला एंगल आएगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा, है ना? ये बात समझ में आ रही है? यहां से जो ये वाला पार्ट आएगा ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। एंगल के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, है ना? यहां से इसमें एक इधर को हमारे पास थीटा बन रहा है तो ये 180 माइनस थीटा बन रहा है। डन है। अब 180 माइनस थीटा के बाद यहाँ एक और एंगल आएगा जिसको हम एल्फा कहेंगे, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। एल्फा हमारे पास क्या होगा, मान लो देखो ये हमारे पास क्या बचा, रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड, एक काम करते हैं, ये जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये इसके साथ किसी एंगल पे था, बिल्कुल ठीक है।
तो ये जो एंगल ऊपर बन रहा है इनके बीच में, ये मैंने थीटा बनाया है, लेकिन इसका जो फेस है एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंगली वो इधर को बनेगा कि नहीं, बिल्कुल जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो जो इसका नॉर्मल वेक्टर, जो इसका बेसिकली एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा। क्लियर है? तो इसका एरिया वेक्टर कहां जाएगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ। अब वो दिखाना 3D में थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, यहां देखो बच्चे, इस वाले डायग्राम को देखो जो स्क्रीन पे बनाया, ये अल्फा समझ में आ रहा है कौन सा? ये वो है जो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, बेसिकली ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बट वो 3D में हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, इसलिए इस करके इस तरीके से बना दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल पे। तो अल्फा और थीटा का लॉजिक समझ में आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, 4 साइड्स हैं, एक एक साइड के ऊपर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो इसके ऊपर लेंथ ब्रेथ के हिसाब से अगर मान लेते हैं, हमने जो मैंने स्टैंडर्ड नाम रखा हो उस पर मान लेते हैं, चलो एक बी आ गया, इधर कहीं बी होगा, ये हमारा लेंथ होगा, लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया है। अब यहां से करंट क्या जा रही है, मान लेते हैं सबके अंदर से आई करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब जब आई करंट फ्लो कर रही है, पहले जब हम ओवरव्यू की तरह देख रहे हैं तो देखो कहानी समझो, अगर यहां पर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे अलाइंड है, करंट कैसे जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब अगर मान लो करंट ऐसे जा रही है, तुम्हारे हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज आ रही है, तो एक काम करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूँ, अब वो मेरे हिसाब से उल्टी हो जाएगी ऑब्वियसली, तो मैं सेम डायरेक्शन में आ जाता हूँ। अब ठीक है, अब हमारे पास करंट कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। अब इस वाले फेस के ऊपर हमारे पास करंट जा रही है उस डायरेक्शन में, तो हमें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो कौन से किस रूल से मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI रूल लगेगा। तो अगर इसके अंदर सेम इसके साथ इमेजिन करना बच्चे, ये हमारे पास क्या है, इस वाली साइड के लिए बोल रहा हूं जो SP है, ये S और ये P, इससे करंट जा रही है इधर को, बिल्कुल ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है उधर। तो अगर हमारे पास ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड उधर और ये किसी एंगल पे अलाइंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट जा रही है हमारे पास यहाँ, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ है, नीचे को आई कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी उधर है, करंट इसके अंदर इस तरीके से जा रही है, तो फोर्स नीचे को आएगी कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही अब ये करंट घूम के उधर हो गई, क्या किसी डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है, बस करंट की डायरेक्शन पलट गई है, तो फोर्स ऊपर को हुई कि नहीं, इसमें फोर्स नीचे को, इसमें फोर्स ऊपर को। ऑब्वियसली थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि इसमें फोर्स ऊपर और इसमें नीचे होनी चाहिए, वो मैं अभी करते हुए बता भी दूंगा, लेकिन मेन कहानी ये दिख रही है कि इनके ऊपर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो इनकी फोर्स बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर और इसके परपेंडिकुलर नीचे होंगी, तो इसका नेट इफेक्ट खत्म, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट के ऊपर बात करूं जो हमारा PQ है, लेंथ के अलोंग बात करूं, तो करंट कहां जा रही है बच्चा, नीचे की साइड, डायरेक्शन कहां है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट नीचे, और फोर्स कहां लग रही है। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर दिखाता हूं तो ये इस तरीके से फोर्स लगेगी, और अब मैं इसके डायरेक्शन बनाता हूं एक मिनट तुम्हारे साथ, ये देखो करंट कहां है बच्चे, नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड है उधर को बन रही है, ये समझ पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड उधर को, करंट नीचे को, फोर्स कहां लगी, उस तरफ, इनसाइड द स्क्रीन की तरफ, है ना, या अवे फ्रॉम द रीडर, उधर गया। और यही चीज अब ये घूम के अगर करंट उधर आएगी, फील्ड उधर है, तो ये फोर्स कहां आई, बाहर की तरफ आएगी कि नहीं। मेन कहानी क्या है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी उधर, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इधर, तो ये कपल क्रिएट हुआ कि नहीं, समझ में आ रही है। इनमें ऊपर और नीचे वाली साइड में फोर्स ऊपर और नीचे लग रही थी, बिल्कुल परपेंडिकुलरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो रहा था। लेकिन जो साइड वाली हैं, इन आर्म्स के अंदर जो फोर्स लग रही थी, एक उधर लग रही है और एक इधर लग रही है, तो अगर ऐसे लगता है तो ये क्या होता है, ये कपल क्रिएट हो जाता है और फिर तो ये घूम जाएगा, होगा कि नहीं। और जब घूम जाता है, हम बेसिकली क्या करें, जब कपल फोर्सेस लगती हैं तो वहां पर रोटेटिंग एक्शन आता है, जिसकी वजह से हमें टॉर्क मिलता है। ओवरव्यू समझ में आ रहा है हमें करना क्या, अप्रोच समझ में आ रही है हम करने क्या वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, एक बार पहले स्टेप से शुरू करेंगे और साथ में इन्वॉल्व रहेंगे, जिसको नहीं पता चलेगा बताते रहेंगे। देखो बच्चे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो अपना पार्ट है, let us consider a rectangular coil PQRS suspended in a uniform magnetic field of induction B। डायग्राम क्लियर है सबको, PQ का और RS का जो हमने डायमेंशन माना है वो क्या मान लिया है, L।
ठीक है, पी क्यू, और जो आर एस की डायमेंशन है उसको हमने अभी क्या माना है बच्चा, एल, एंड क्यू आर और एस बी को मान लिया है बी। डन है, कोई लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल है। तो अब हमारे पास F1, F2, F3 और F4 चार फोर्सेस मान लिए चारों साइड्स के ऊपर। ये भी सिंपल है, नाम ही रख रहे हैं सिर्फ। अब एक एक करके हम फोर्स निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहला बचा, फोर्स ऑन आर्म SP इज गिवन बाय F4। SP कौन सी है बेटा, सबसे ऊपर वाली साइड है। इसके ऊपर में जो फोर्स का नाम रखा है मैंने क्या रख लिया, F4। अब F4 के ऊपर जब मैं डायरेक्शन के हिसाब से निकालूंगा, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, था कि नहीं? हमने लास्ट टाइम जब डेरिवेशन करी थी यही किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या था हमारे पास, आई जो करंट उससे जा रही थी इनटू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड था। अब क्रॉस प्रोडक्ट खुलने के लिए क्या खुलेगा, आई एस पी बी साइन 180 माइनस थीटा। अब यहां साइन 180 माइनस थीटा क्यों हुआ है? साइन 180 माइनस थीटा हुआ है क्योंकि करंट की डायरेक्शन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 180 माइनस थीटा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो थीटा एंगल बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ है। तो ये वाला जो एंगल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 180 माइनस थीटा। डन है बच्चा? ये याद रखना, विजुअलाइज करो अच्छे से कि क्लियर रहे तुम्हें कि क्यों बन रहा है ये। तो ये हमारा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा खुल गया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली पता है सबको। तो ये आई एस पी की वैल्यू क्या लिख दूं, बी, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आई करंट, बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड टाइम साइन थीटा। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है? हाँ जी, स्मॉल भी बेटा एसपी की लेंथ हमने जो मानी थी ना शुरू में, एसपी जो है हमारे पास हमने क्या माना था, एसपी बी था, तो वही एसपी की वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। डन है? किसी को दिक्कत? अब इसके जब हम डायरेक्शन निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड अपवर्ड। वो किससे निकला, हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकल जाएगा। इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, वो निकलेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चा? ठीक है, SP क्रॉस B that is in the plane of coil directed upward. The direction of this force is in the direction of SP cross B that is in the plane of coil directed upward. अब एक और तरीका है, देखो एक तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल ही रहा था, एक और तरीका क्या होता है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है दो चीजों का, मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास जो कॉइल की लेंथ है उनके साथ। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनके म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है कि नहीं, सॉरी उनके म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकलता है कि नहीं। जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसके और इसका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगी फोर्स, तो वो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन मिल गई है। क्लियर बात है बच्चा? इसके बाद अब हमारे पास आता है फोर्स ऑन द आर्म QR। QR कौन सा है बच्चे, जो नीचे वाला है। प्रज्ञा बच्चा पता चल रहा है? हाँ जी, सबको पता चल रहा है। अब जो मैं QR के बारे में बात कर रहा हूं, तो करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इधर से आके उधर चली गई। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो करंट एलिमेंट की तरह अगर हम ट्रीट करें साइड को, तो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम वही ILB साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला था हमारा। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, सेम फॉर्मूला अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, F2 इज इक्वल टू जो हमारे पास निकला है IQR क्रॉस B, और F2 इज इक्वल टू IQR की वैल्यू स्मॉल b टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इनटू साइन थीटा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? समझ में आया बच्चे ये कहां से आया? I करंट आएगी, B हमारे पास लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, B कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन थीटा, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। क्लियर है? डन है? तो इसकी हमारे पास डायरेक्शन अब क्या मिल गई है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान से देखो, हमारे पास जो F1 है और F2 की वैल्यू है उन पे ध्यान दो। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बच्चा, IB साइन थीटा, F2 की वैल्यू क्या आई है, IB साइन थीटा। दोनों सेम आई है कि नहीं? दोनों सेम आई है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी है, एक डायरेक्टेड अपवर्ड है और एक डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो ये
अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट हो गई। तो ऊपर और वाले नीचे वाली जो आर्म्स हैं हमारे पास, इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स कुछ नहीं है। अब हम शुरू करते हैं साइड वालों के ऊपर। जब अब हम साइड वाले के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो वो रिजल्टेंट इफेक्ट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया था ऊपर नीचे वालों का। कहाँ पे बेटा? हाँ ये F4 ही तो है रिजल्टेंट वाले में। हाँ F4 आना चाहिए। यहाँ पे बच्चा ध्यान दे लेना, यहाँ मैंने नोट्स में F1 लिखा है, F4 आना चाहिए। ठीक है, F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन, दे कैंसिल ईच अदर। क्लियर है ये? अब आता है F1। F1 क्या है? फोर्स ऑन द आर्म PQ। PQ कौन सी कॉइल है? ये वाला, ये दिख रहा है बच्चा। इस PQ कॉइल के ऊपर जो फोर्स का नाम रख रहे हैं वो आ रहा है F1। अब इसके अंदर क्या रहेगा? फॉर्मूला तो फिर सेम है ना? फॉर्मूला वाइज अगर हम बात करें फॉर्मूला तो फिर सेम लग रहा है। और ये अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम वही, ILB साइन थीटा, साइन 90 आ गया। और लेंथ की बारी में L है यहाँ पे, जो हमारे पास PQ का नाम, PQ के बेसिकली डायमेंशन रखी है हमने, वो क्या मानी है? L मीटर्स। तो उसकी जगह हम L लगा लेते हैं। अब L लगा के क्या हुआ? देखो PQ की जगह पे हमने क्या लिख दिया? L। तो ILB साइन 90, या ये हमारे पास बन गया सीधा सीधा ILB। डन है बच्चा? किसी को दिक्कत है इसमें? अब इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ रीडर। अगर तुम इसकी डायरेक्शन के बारे में सोचो तो करंट कहाँ को जा रही है बच्चा? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे को, तो तुम्हारी तरफ को थंब बन रहा है कि नहीं? तो हम रीडर हैं तो टुवर्ड्स द रीडर इसके ऊपर फोर्स आ गई निकल के। किसी बच्चे को इसकी डायरेक्शन निकालने में दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, पता चल रहा है ना ये वाला कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उधर को जा रही है, करंट नीचे को है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर, ये थंब आया कि नहीं? तो इसके ऊपर जो फोर्स निकलेगी वो तुम्हारी तरफ को निकलेगी। डन है? समझ में आ रहा है ये वाला? अब यहीं से जब करंट घूम के ऊपर गई है, सब कुछ सेम है, लेंथ ऑफ RSL, मैग्नेटिक फील्ड सेम B, और इसके अंदर से जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम वही 90 डिग्री। बस फर्क क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट अब ऊपर की तरफ आ गया। अगर करंट ऊपर की तरफ आ गई है, ऐसा बन गया, तो फोर्स कहां आ गई है? स्क्रीन की तरफ, अवे फ्रॉम द रीडर। तो ये बाहर निकल रही थी, इसके ऊपर फोर्स अंदर जा रही है कि नहीं? तो ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट क्रिएट हो गया कि नहीं? ऐसे बिल्कुल ऐसा केस आ गया। तो इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब होता है कि अगर एक पे इधर फोर्स लगे और एक उधर लगे तो ये तो कपल क्रिएट हो गया कि नहीं? तो ये इसको क्या कर देगा? ये घुमा देगा। समझ में आई ये बात? ये रोटेटिंग एक्शन क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास जो RS के ऊपर भी निकलेगी उसका नाम हमने रखा है F2, सॉरी F3। तो F3 क्या है हमारे पास? F3 is given by RS cross B, ILB sin 90 which is equal to ILB। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आ रहा है? बोर्ड पे लिख के कराने की तो जरूरत नहीं पड़ रही। चलो, तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रीडर। डन है बच्चा? अब जो F1 एंड F3 हैं वो कैसे हो गए हैं? वो इस तरीके से आ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास जो कॉइल है, इस वाले पार्ट को समझना बच्चे, ये इस तरीके से कैसे बन रहा है। जरा एक बारी कॉइल पे ध्यान दो। जो हमने कॉइल बनाई हुई है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ को आ रही थी? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर, और ये अवे फ्रॉम द रीडर, ऐसे करके बन रही थी, है ना? तो इनके ही इसी को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, अब ये इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने? ये मैंने लिखा SP लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे SP हमारे पास कहाँ बन रहा है? अगर मैं सेम नाम रख लेता हूँ, रुको, PQRS, तो ये S और P के अकॉर्डिंगली ये फोर्सेस अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेंगे? इस पे इधर को फोर्स लग रही है, इस पे इधर को फोर्स लग रही है। तो मैं अगर यहां से ऐसे करके बनाऊं तो इनके ऊपर फोर्सेस का डायग्राम मैं इस वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है। ये बात समझ में आ रहा है? ये फोर्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इधर को। और ये वाली फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है कि वो अंदर की तरफ जा रही है। पता चल रहा है बच्चे ये वाला पार्ट? नहीं? देखो मेरी बात सुनो। हाँ जी, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, बट ये डायगनली बिल्कुल, मतलब डायमेट्रिकली बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है। ये इधर और इधर है। इसके बारे में ना समझ के देखो। अगर ये यहाँ पे है बच्चा,
कोई भी चीज घूमती कैसे है, अगर मैं किसी भी चीज को घुमाना चाहता हूं तो वो चीज घूमेगी कैसे। मान लो यही है बॉटल, मैं इसके ढक्कन को खोलना चाहता हूँ, कैसे खुलेगी। अगर मैं इसको फोर्स दे रहा हूं इधर से, तो इसी के साथ में एक ऑपोजिट फोर्स इधर आएगी। ऐसे ही होता है ना, हम घुमाते कैसे हैं, ऐसे हाथ से घुमाते हैं, किसी भी चीज को हम रोटेट ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करते हुए क्या है, एक फोर्स आगे लग रही है और एक फोर्स पीछे लग रही है, तो एक इधर और एक इधर, ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो ये कपल क्रिएट हो रहा है, ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं, तो ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, हमेशा कपल क्रिएट करेंगे, ऐसे करके जो घूम रहे हैं। ये फोर्स ये नीचे को लगा रही है, ये ऊपर को लगा रही है, बट इनके बीच में एक डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये रोटेटिंग एक्शन प्रोवाइड करते होते हैं। इन्हीं फोर्सेस को तो हम कपल फोर्सेस कहते हैं। अब यहां पर अगर जो तुम बात कर रहे हो कि हम कर क्या रहे थे, देखो इसको, इस पे देखना एक बार। अब ये हमारा कार्डबोर्ड था, जिस मतलब बेसिकली कॉइल था हमारा। इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स इधर लग रही थी, एक फोर्स इधर लग रही थी, मेरी तरफ लग रही थी। तो इधर वाली फोर्स और मेरी तरफ लगने वाली फोर्स इसको घुमा देगी कि नहीं। ये तो सिंपल चीज है कि घूम जाएगा ये। अब जब ये ऐसे घूमेगा, अब आती है कहानी कि हाँ, हम इन फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना है ना। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे था मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसका जो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के साथ थीटा एंगल पे थी कि नहीं। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर को था कि नहीं। ये वाली बात समझ रहे हो, किसी एंगल पे इंक्लाइन था। अब यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रही है, इस तरफ को, यहाँ पे फोर्स लग रही है इस तरफ को। तो इन दो फोर्सेस के जो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं, इन दोनों को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूं ऐसे करके, तो इस डायग्राम को सेम इसी साइड को लेकर, ये हमारी आ गई है वो जो टेढ़ी वाली साइड आ गई है, और इस पे एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड वाली फोर्सेस आई कि नहीं। समझ रहे हो। तो ये समझ में आ गया बच्चे हमारे पास डायग्राम किस तरीके से बन रहा है। तो ये जो बी पार्ट है हमारा, ये वो बी कौन सा है, जो इसकी ब्रेथ आ रही थी यहां से, है ना। ये हमारे पास ब्रेथ आ रही थी और इसके ऊपर लगने वाली दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है, जब मैं इसके 90 डिग्री पे बना रहा हूं, देखो इसके 90 डिग्री पे ऐसा बन रहा है ना। कपल फोर्सेस के हिसाब से इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, इधर बन रही है, और इसके ऊपर बन रही है बिल्कुल इधर को, 90 डिग्री पे ऐसे बन रहा है। अब 90 डिग्री पे बनते हुए इन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये तो नहीं हुआ, क्योंकि ये इधर को परपेंडिकुलर है, ये इधर को परपेंडिकुलर है। अब इनको जब हम इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये जो हमारा बी था ये कितने एंगल पे इंक्लाइन था, थीटा एंगल पे। इसके इस एंड पे जो 90 डिग्री पे फोर्स और इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस थे, इन इस वाले डिस्टेंस को अगर मैं इस फोर्स को यहां तक एक्सटेंड करके बनाऊं, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बी कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारे पास ये बी थीटा एंगल पे इंक्लाइन था कि नहीं। हमारे पास जब हमने डायग्राम बनाया है, तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये बी वाली साइड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इस पे एक फोर्स आगे की तरफ लग रही है, इस पे एक फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। इन फोर्सेस के बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाहता हूं ऐसे यहां से, तो मैं इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में इस वाले डिस्टेंस को बी कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। हाइपोटेन्यूज हमारा बी आ गया, तो ये जो बेस बनाऊंगा अगर मैं, तो ये बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी कॉस थीटा निकलेगी, जो कि हमने इस डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करेगी। ये बात समझ में आ गई है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज गिवन बाय बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, द टॉर्क ऑन द कॉइल और इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल इज गिवन बाय, क्योंकि मूवमेंट कपल समझ में आ गया आप सबको क्या है। जो हमारे पास F1 और F3 थे, ये क्या क्रिएट कर रहे हैं बच्चे, दे क्रिएट, दे फॉर्म्स अ कपल एंड द इफेक्ट व्हिच रोटेट्स द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डन है, हर किसी को पता चल रहा है ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जब जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। फोर्स का फॉर्मूला था BIL, आर्म ऑफ कपल हमने B cos थीटा निकाला अभी, तो BIA cos थीटा। BIA cos थीटा कैसे आया, जो लेंथ इनटू ब्रेथ है उसको हमने सीधा सीधा एरिया लिख दिया, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, BIA cos थीटा। N रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को। अगर एक कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते, तो NBIA cos थीटा तक हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब सिंस एरिया आ गया है, तो अब हमें क्या यूज करना है, एरिया वेक्टर।
है ना। इसका अगर एरिया आ गया है तो ये जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल पे अलाइन कर रहा है। ये बात समझ में आ गई थी जो शुरू में हमने डिस्कस किया था कि जो सरफेस है सामने का, जो ये सरफेस है मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो ये कितने एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? अल्फा एंगल के ऊपर। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो पहले तो एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। देखो इस डायग्राम से अगर जो तुम देखोगे तो थीटा प्लस अल्फा मिला जुला के 90 है कि नहीं? थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। तो मैं थीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकला है टॉर्क का, उसके अंदर देखो, टॉर्क के अंदर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, थीटा की वैल्यू निकल के 90 माइनस अल्फा। यहां पर जहां पर हमारे पास ये थीटा निकला था इसकी जगह पे मैंने 90 माइनस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसी को परेशानी? अब cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या हुआ? साइन अल्फा। तो टॉर्क निकल गया NBA साइन अल्फा। अब यहां पर NIA क्या होता था बच्चा? NIA क्या होता था? मैग्नेटिक मूवमेंट। याद आया? NIA क्या था हमारे पास? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये NIA को मैंने सीधा कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया मिला जुला के पूरे को। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल M B साइन अल्फा। दो चीजों का M क्रॉस B बन गया। ये साइन अल्फा है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये M क्रॉस B हमारे पास निकल के आ गया जो फाइनल टॉर्क की वैल्यू आई है। और नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से अगर मैं M की बिना लिखूं तो NIA क्रॉस B, इस फॉर्मूला से भी मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आती है बच्चा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये लेंदी नहीं है, देखो समझाते हुए इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। अगर मैं एक बार फिर से बताऊं तो सिंपल हम क्या कर रहे थे कि अगर जो ये एक कॉइल है किसी थीटा एंगल पे अलाइन थी, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो फोर्सेस थी वो बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गए कैंसिल आउट, और इन दोनों के ऊपर जो फोर्सेस थी वो एक कपल क्रिएट कर रही थी। चार फोर्सेस का फॉर्मूला क्या लग रहा है? ILB साइन थीटा। इस वाले केस में ILB साइन 180 माइनस थीटा, इसके अंदर ILB साइन थीटा। इन साइडों वालों के केसेस में कितना था? 90 यही था। इसमें जो डायरेक्शन थी बेसिकली, ये वैसे तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाना, बट अगर मैं ILB लेंथ हमने इसकी मानी थी, लेंथ की जगह B लिखा था, I स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा, I कैपिटल B स्मॉल b साइन थीटा, बट इन एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो नेट इफेक्ट 0। इसमें दोनों में एंगल कितना बन रहा था? 90। लेंथ हमारे पास LL थी, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, जो फोर्सेस आई उन्होंने क्रिएट किया कपल, और ये रोटेटिंग एक्शन मिलकर हमें टॉर्क मिल गया। लेकिन टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता? उस कपल फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने B cos थीटा की टर्म्स में निकाल लिया था। तो सीधा सीधा उनको रिलेट करके हमने मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब बस इतना हमने बाद में और मैनिपुलेट किया सिर्फ कि जहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ बन रहा था उसको हमने टोटल एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? फिर और क्या किया था कि जो हमारे पास NIA है उसको M कैपिटल M लिख दिया, और हमने सिंस एरिया इंक्लूड हो गया तो एरिया वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए थीटा को अल्फा की टर्म्स में लिखा, जो कि cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, जिसको हमने साइन अल्फा लिख दिया था। क्लियर है? जिससे हमने उसको क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया टॉर्क को। क्लियर है ये? इसके बाद हमारे पास आता है एक स्पेशल केस में क्या रहेगा बच्चे? एंगल्स को मैनेज कर लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इफ अ कॉइल इज सेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क क्या आएगा? NBA cos 0। तो ये कितना टॉर्क हुआ? मैक्सिमम। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? और दिस इज द केस ऑफ रेडियल फील्ड। ये ध्यान रखना, जिस टाइम पे हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन थी, बेसिकली कॉइल की डायरेक्शन जो है वो अगर थीटा 0 आ जाता है तो उस वक्त जब मैक्सिमम टॉर्क होता है, उस वक्त जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू निकल रही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल फील्ड। क्लियर है? और अगर अब हमारा जो कॉइल है वो 90 डिग्री पे अगर हम उसको सेट कर देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा आ गया 90, cos 90 0 होता है, तो नेट टॉर्क कितना आया? 0, और मिनिमम टॉर्क उस पर लग गया। क्लियर बात है बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है? समझ में आ रहा है ये? डन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर सबको पता है होता है क्या? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी तरह की भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्किट के अंदर है तो उसको डिटेक्ट करती है ना।
यही होती है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का ही केस हो सकता है। डायग्राम देखो, उससे पता चलेगा है क्या कहानी। यहां पर दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, दिख रहा है, उसके बीच में एक कॉइल है। फिलहाल इस एल वाले पार्ट को, जो सिलेंडर है, इसको इग्नोर करना, इसका अपना अपने तरह की एक इंपॉर्टेंस है, वो 2 मिनट बाद इंट्रोड्यूस करेंगे इसे। फिलहाल इसे इग्नोर करके चलो। तो सिंपल एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है कि नहीं, अगर इस कॉइल के अंदर से करंट जाएगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होएगा, हमने अभी पूरी डेरिवेशन करी। तो सेम केस बना कि नहीं, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम टॉर्क, और ये रोटेट कर जाएगा। और इसी रोटेशन के साथ अगर हम इसके साथ नीडल कनेक्ट कर देते हैं तो वो नीडल डिफ्लेक्शन हमें शो कर देगी, है कि नहीं। करंट की डायरेक्शन स्विच कर देंगे तो नीडल की डिफ्लेक्शन अलग हो जाएगी, है ना। यही रहेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली नीडल की डायरेक्शन भी ऑल्टरनेट डायरेक्शन में स्विच होती रहेगी, और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में स्विच होगी। और साथ में ही मुझे अब क्या चाहिए कि नीडल वापस भी आए, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग का काम क्या है, जैसे ही करंट बंद हो तो नीडल वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए। यही काम तो हुआ, समझ में आ रही है। तो मेन गैल्वेनोमीटर की वर्किंग का प्रिंसिपल कुछ अलग नहीं है, सेम है करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वाला कंस्ट्रक्शन। और अब इसकी वर्किंग को एक बार ढंग से डिस्कस करते हैं। देखो जरा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द डायरेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट का मतलब क्या होता है, जो एकदम से रुक जाएगा, वरना सुई ऐसे ऐसे हिलती रहेगी ना स्प्रिंग की वजह से और करंट की वजह से, तो हमें चाहिए कि वो ऐसे ऐसे करेगी तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाती है, तो हमें चाहिए कि एकदम से रुक जाए बस, इसलिए डेड बीट कहा जाता है। तो उस डेड बीट को लाने के लिए हमारे पास क्या आता है, जो बीच में मैंने सिलेंडर इंट्रोड्यूस किया था उसका भी पता चल जाएगा अभी, ठीक है। सेक्शन बच्चा एक्टिव रहो। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है बच्चा, its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field it experience a torque। सेम है बिल्कुल जो हमने अभी डिस्कस किया था, है ना। करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल PQRS विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर इंसुलेटेड वायर। डन, वही एन से जो हम रिप्रेजेंट करे थे नंबर ऑफ टर्न्स को। कॉइल कैन रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग द सिलेंडर। जो बीच में सिलेंडर है उसके साथ वो टच नहीं कर रही है, कॉइल इजिली रोटेट कर सकती है। सिलेंडर का काम क्या है वो भी आगे पता चली जाएगा तुम्हें। अभी हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ अ कॉइल PQ एंड RS, ब्रेथ ऑफ अ कॉइल QR एंड S1P, ठीक है। इसमें देखो PQRS1, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है ऑलमोस्ट, है ना। यहां से बस ये वाला पार्ट में सो के ऑलमोस्ट रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमारे पास लेंथ आ गई L, और जो हमारे पास ब्रेथ आ गई है उसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। डन। अब अगर ऐसा है तो हमने अभी अभी निकाला था कि अगर वो अल्फा एंगल पे अलाइंड है, अल्फा एंगल विच नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन टू द कॉइल मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर वाला जो था, ये पता है ना, जो हमारे पास सामने की तरफ जो परपेंडिकुलर हम बना रहे थे और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे अलाइंड है, तो वो अल्फा एंगल हमने लिया था अभी, उस वो अल्फा गिवन है। तो हमने उसके साथ टॉर्क ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, NIBA sin अल्फा। फॉर रेडियल फील्ड अल्फा की वैल्यू 90 आएगी। रेडियल फील्ड में थीटा कितना था, 0, याद है हमने जब स्पेशल केसेस अभी किए थे, रेडियल फील्ड के लिए थीटा कितना था, 0, और थीटा प्लस अल्फा 90 के इक्वल था, तो अल्फा कितना आ गया, 90। ये समझ में आया, अगर थीटा 0 है तो अल्फा कितना निकलेगा, 90। तो हमारे पास यहाँ जो मेन फॉर्मूला उसमें मैंने अल्फा की जगह 90 सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास टॉर्क जो निकल के आया वो क्या आया, NIBA। क्लियर है। इस टॉर्क के साथ ये कॉइल हमारी रोटेट करेगी। लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल। अब जो स्ट्रिप लगाई है हमने, देखो यहां पर जो ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगाई हुई है उसका क्या काम है, ये यहां पर जो स्प्रिंग लगाई हुई है, हेयर स्प्रिंग ऑफ क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ये जो लगाई हुई है। अब अगर ये कॉइल घूमेगी तो नीचे एक पतली सी स्प्रिंग उसके साथ कनेक्टेड है जो उसे रीस्टोरिंग फोर्स वापस प्रोवाइड करेगी, उसके अंदर एक ट्विस्ट पैदा होगा। तो वो जो ट्विस्ट हुआ हमारे पास, लेट के बी द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यही होता है, स्प्रिंग के अंदर अगर एक ट्विस्ट आएगा तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा कि नहीं। हमने मान लिया के वो रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस इज के टाइम्स थीटा, क्योंकि के क्या है हमारे पास, के इज द रीस्टोरिंग टॉर्क
पर यूनिट ट्विस्ट। पर यूनिट ट्विस्ट के साथ के है, हमारे पास थीटा आया है टोटल ट्विस्ट के हिसाब से, तो थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया के थीटा के इक्वल। NIBA जो हमारे पास टॉर्क था उसी की वजह से ये ट्विस्ट आया था, तो ये दोनों जो अप्लाइड टॉर्क है और रिस्टोरिंग टॉर्क है दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों को इक्वेट किया तो यहां से मेरे पास करंट की वैल्यू के थीटा ओवर NBA या I इज इक्वल टू G टाइम्स थीटा, और G में हमारे पास क्या आ गया K बाई NBA, जिसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हम कहते होते हैं। वहां से अब जितना ट्विस्ट आएगा उतनी करंट हमारे पास आ जाएगी कि नहीं। इन शॉर्ट यही आया ना कि जितना कॉइल के अंदर ट्विस्ट पैदा हुआ उतनी ही अमाउंट ऑफ करंट उस कॉइल के अंदर से फ्लो कर रही है। गैल्वेनोमीटर का काम भी तो यही था ना, बताना कि अगर ज्यादा करंट आएगी तो ज्यादा ट्विस्ट पैदा होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, कम करंट आएगी तो कम डिफ्लेक्शन आएगी। ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया। क्लियर है। अब डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या काम है, अभी तक हमने सिलेंडर के बारे में बात नहीं करी है, तो डेड बीट का काम क्या करेगा। डेड बीट गैल्वेनोमीटर में, इन दिस गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्टेड कॉइल come to rest at once after the passage of current through it and attains its initial position at once if current is switched off। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर मैं इसे करंट दूंगा तो ये ऐसे हिलता रहेगा एक पोजीशन पे, तो हिलना नहीं चाहिए क्योंकि स्प्रिंग है वो रिस्टोरिंग लाएगा, करंट है उसे टॉर्क देगा, तो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट नहीं चाहिए। तो उसको डेड बीट का मतलब होता है जैसे ही करंट दूं वो एक पॉइंट पे रुक जाए, जैसे ही स्विच ऑफ करूं वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, दैट इज डेड बीट। अब अगर मुझे डेड बीट बनाना है उसे, तो उसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, डेड बीट गैल्वेनोमीटर कैन बी अचीव्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ कंडक्टिंग फ्रेम। In such galvanometer, when the coil rotates, the eddy current are set up in metallic frame, which produces damping effect on the coil and coil comes to rest। यहाँ पे हमने क्या बात की, एक मेटालिक फ्रेम की, वो जो सिलेंडर है या तो सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर अगर हम उसे घुमा देंगे इस तरीके से कि वो सिलेंड्रिकल फ्रेम भी साथ में घूमेगा, तो यहाँ एक टर्म आती है बच्चा एडी करंट लॉसेस। ये हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते होते हैं। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, जब भी किसी बल्क पीस ऑफ मेटल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होती है तो वो अपने अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस करता है कि वो उसको अपोज कर सके। तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा तो इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वाला काम करेगा वो, कि वो उस चेंज को अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप कर लेगा और वो उसको इंस्टेंट रोक देगा। ये एडी करंट्स होती हैं बेसिकली। एडी करंट हमेशा क्या करती है, एडी करंट इंड्यूस हुआ करती हैं बल्क पीसेस के अंदर। ठीक है, तो जहां पर भी अगर हमें ये करना है कि हमें उसे रोकना है इंस्टेंटली, तो वहां पे बल्क पीस ऑफ मेटल को इंट्रोड्यूस कर दो, फ्रेम को इंट्रोड्यूस कर दो, उसकी प्रेजेंस में वो डेड बीट की तरह एक इंस्टेंटली रुक जाएगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करने देगा। समझ में आया बच्चे यहां तक। ठीक है, इसके बाद है फिर हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जैसे इस तरीके से देखो, रेडियल का जो टॉप व्यू है जिस वक्त वो थीटा 0 और अल्फा 90 डिग्री पे था, ये अगर हमारे पास कॉइल है तो देखो अल्फा सीधा जा रहा है कि नहीं, यहाँ से सीधा, यहाँ से एरिया वेक्टर इधर गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर थी 90 डिग्री पे, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू क्रॉस होके जाती हैं। क्लियर है। तो यहां पर क्या होता है, रेडियल, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल द पोजीशंस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्लियर है। ये जो प्लेन है वो बिल्कुल इसके मैग्नेटिक फील्ड के हर पोजीशन के साथ पैरेलल आता है। इस वक्त टॉर्क मैक्सिमम लगता है उसके ऊपर, तो अल्फा 90 आ जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin 90, दैट इज NIBA, और टॉर्क क्या आ जाता है, मैक्सिमम। क्लियर बात है ये। फिर आती है बच्चा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में हमारे पास रहेगा करंट सेंसिटिविटी पहले। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। सेंसिटिविटी का मतलब यही है कितनी अमाउंट ऑफ करंट के लिए सेंसिटिव है। तो अगर 1 यूनिट दैट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करे और उससे कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी। तो IS इज गिवन बाय थीटा अपॉन I। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन था थीटा विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय NBA, और यहां पर हमने क्या लगाया, थीटा बाय I के में यहाँ K लिख दिया हमने। ये थीटा बाय I की वैल्यू हमारे पास कहां से आई, यहां देखो, जब हमने ये ऊपर निकाला था
यहाँ देखो, अगर मैं इसमें थीटा बाय आई निकालूं तो थीटा बाय आई एन बी आई बाय के निकलेगा कि नहीं, है ना। हमारे पास अगर मैं यहाँ पे थीटा बाय आई की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या निकल रहा है, एन बी ए बाय आई, ये वैल्यू निकल रही है ना, एन बी ए बाय के, सॉरी। तो ये वैल्यू हमने वहां पे करंट सेंसिटिविटी के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करी है, डन है। यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, यूनिट है रेडियंस पर एम्पियर, थीटा अपॉन करंट है तो रेडियंस आ गई उसकी एंगल के लिए, और पर यूनिट के लिए अपना करंट के लिए आ गया पर एम्पियर। आई इज इक्वल टू के ओवर एन बी ए टाइम्स थीटा, डन। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer when a unit voltage is applied across two terminal of the galvanometer। तो Vs आएगा थीटा बाय V और Vs इज इक्वल टू थीटा बाय आई आर। वो आई आर कहाँ से आया, V की जगह पे बस मैंने आई आर लिख दिया, डन। और बाकी इसमें क्या कर सकते हैं, थीटा बाय आई की वैल्यू के बाय एन बी ए, थीटा लिखा हमने, सॉल्व करके एन बी आई बाय के आई एस बाय आर की टर्म्स में हमें आंसर मिल जाता है, जिसको वी एस इज इक्वल टू आई एस बाय आर एस भी मैं लिख सकता हूँ। ये हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई है, क्लियर है बच्चा। A galvanometer is said to be very sensitive if it shows large deflection even when small current is passed through it, and theta is equal to NBI by K। समझ में आ गया यहाँ तक, ये हमारा गैल्वेनोमीटर का टॉपिक है जो हर किसी को कवर करना। इसके बाद का है व्हीटस्टोन टाइप गैल्वेनोमीटर, ये सिलेबस में नहीं है, बस डायग्राम पता होना चाहिए। है क्या इसके अंदर, सेम बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर जो इसको करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होएगी और इसका नीडल डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, क्लियर है। हमारे पास बच्चे इसके बाद जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर के बाद, ये है शंट। शंट क्या होता है, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, किसी भी तरह की करंट या पोटेंशियल के हिसाब से वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हमें अब उसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन जब तुम प्रैक्टिकल्स के अंदर, मतलब जब तुम्हारा ये होता है जो फाइनल वाइवा होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रेडी रहना उसके लिए, और ऊपर से याद रखना ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, हाउ टू कन्वर्ट एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो जब हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर या एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या यूज करना है, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस किस तरीके से करना है उससे सारा कुछ बदल जाएगा। अब शंट क्या होता है बच्चा, शंट बेसिकली हमारे पास होता है, इट इज द नेम गिवन टू अ रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस। इस पे ध्यान देना, हम शंट जब लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर और एमीटर, इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करेंट्स। ये हमने जो यहां पर ये पैरेलल में जो रेजिस्टर लगाया हुआ है ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसको हम क्या कहते हैं, शंट। तो शंट कुछ और नहीं होता, जब भी हम पैरेलल में किसी रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो उसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं या सिंपल शंट कहते हैं। समझ में आया। अब यहां से होगा क्या, जब यहां से करंट आएगी, देखो अगर जो हैवी करंट गैल्वेनोमीटर में से आएगी तो ये हीट अप होकर खराब हो जाएगा। हमने यहाँ पे लो रेजिस्टिव पाथ दे दिया तो इसके अंदर से शंट करंट होके पास ऑन हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमारे पास जब भी पैरेलल सर्किट बनते हैं तो पैरेलल में लो रेजिस्टिव पाथ में से ज्यादा करंट और हाई रेजिस्टिव में से कम करंट जाएगी कि नहीं, इस तरीके से जाएगी। तो ऊपर जो करंट जा रही है वो कौन सी जा रही है, आईएस जो शंट है, और नीचे से हमारे पास क्या आ रही है, ये गैल्वेनोमीटर की करंट, डन है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अब देखो जो आई है इट इज द टोटल करंट इन दिस सर्किट, जी है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एस है रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, आईजी और आईएस क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड शंट रिस्पेक्टिवली। टोटल करंट किसके इक्वल होगी, आईजी प्लस आईएस के। आईएस की वैल्यू क्या निकल गई, आई माइनस आईजी, या आईजी की वैल्यू क्या निकल गई, आई माइनस आईएस। ये तो बेसिक सिंपल सी रीअरेंजमेंट हो रही है। अब वोल्टेज बिटवीन ए बी, जो ये हमारे पास टर्मिनल है इसके बीच में जो वोल्टेज आएगी ये निकालनी है। वोल्टेज में हमारे पास क्या आती है बच्चा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। वोल्टेज में तो यही निकलेगा, तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई जी इंटू आई जी, या तो ये लिख लो, ये समझ में आ रहा है। सिंस वो पैरेलल है दोनों के दोनों, यहां पर ये और ये शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल है तो दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगी। ऊपर वाले की पोटेंशियल क्या निकलेगी, आई एस इंटू एस, नीचे वाले की पोटेंशियल क्या निकलेगी, आई जी इंटू जी, रहेगी कि नहीं।
दोनों के पोटेंशियल्स को मैंने इक्वल करके लिख दिया है बस यहाँ पे IS इंटू एस करके। अब IG इंटू जी, ये जो IG इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस। IS को मैं I माइनस IG लिख सकता हूँ कि नहीं? मैंने यहाँ पे I माइनस IG लिख दिया, इंटू एस लिखा। यहाँ से IG की अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके रीअरेंज करूँ तो IG की वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं? I टाइम्स शंट ओवर गैल्वेनोमीटर प्लस शंट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस। समझ में आया? और यहीं से अगर मैं रीअरेंज करूं फिर से वही वैल्यू IS की टर्म्स में निकालना चाहूं तो मैं IS की टर्म्स के लिए शंट के अक्रॉस करंट निकाल सकता हूं। समझ में आया बच्चे? कुछ टफ नहीं है। हाँ जी, नहीं ये वो नहीं है, उसमें रियोस्टैट लगा होता है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, एक लो रेजिस्टिव पाथ हमने एक तरह से लो रेजिस्टेंस पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के कनेक्ट कर दिया और उसकी हेल्प से हम करंट निकाल पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। तो करंट निकाल पा रहे हैं मतलब क्या काम आएगा? हमारे एमीटर का काम आएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना, व्हेन हाई रेजिस्टेंस होगी तो क्या करेगा? फिर मैक्सिमम करंट तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू ही चलेगी। तो सेफ्टी कहाँ है गैल्वेनोमीटर की? हीटिंग इफेक्ट तो फिर भी क्रिएट हो गया, तो इतने हीटिंग इफेक्ट की वजह से गैल्वेनोमीटर फिर खराब हो जाएगा। तो हमें लो रेजिस्टिव पाथ ऑफर करना है, तो लो रेजिस्टेंस लगाना है पैरेलल में। By applying low resistance in parallel, we can convert galvanometer into emitter। ये समझ में आ गया? फिर हमारे पास है a shunt may be used for converting a galvanometer into an emitter। डन है बच्चा? अब आता है एमीटर होता क्या है? An emitter is a low resistive galvanometer, it is used to measure current in the circuit। क्लियर बात है? जो हमने अभी किया था बच्चा, है ना? अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था सारा। तो यहां पर N क्या है? नंबर ऑफ स्केल डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर। स्केल डिवीजन क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शंस आएंगी, गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शंस आती हैं तो वो जो है वो स्केल रीडिंग हुई एक तरह से, है ना? N स्केल डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर। K क्या है हमारे पास? फिगर ऑफ मेरिट और करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जैसे अगर मान लो वहां पे 1 2 3 4 ऐसे करके नीडल हिलेगी तो एक डिफ्लेक्शन का मतलब वो एक रीडिंग क्रॉस करने का मतलब लेट अस अज्यूम कितना एम्पियर हुआ? 0.5 एम्पियर। 2 का मतलब 1, 3 का मतलब 1.5, 4 का मतलब पूरा 2 एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से वो डिवीजन जो है उसको हमने क्या लिखा हुआ? फिगर ऑफ मेरिट या जो K है। समझ में आ रही है बात? अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB इज गिवन बाय IG इंटू जी और IS इंटू एस। ये सेम वही जो हमने अभी किया था। अगर पैरेलल सर्किट है तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा और वहां से IS की जगह I माइनस IG लिख के मैं शंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ गई है? सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला, ऊपर वाले में और नीचे वाले को कंपेयर किया और वहां से जो एक अननोन वैल्यू निकालनी है हम वो निकाल लेंगे। क्लियर है? यहां से हमारे पास ये शंट की वैल्यू आ जाती है। The effective resistance RP of emitter, that is shunted galvanometer, will be 1 by RP is equal to 1 by G plus 1 by S। ये सिंपल है क्योंकि दोनों पैरेलल में थे, हमने रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया। डन। फिर आता है हमारे पास, अगर मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, तो अब हम क्या करेंगे? वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। समझ में आया बच्चे? वहां पे क्या था? लो रेजिस्टेंस था तो एमीटर बना था, हाई रेजिस्टेंस हुआ तो वो वोल्टमीटर बन गया। It is used to measure the potential difference between any two points of the circuit। K क्या आ गया? Figure of merit of galvanometer, that is current for a scale deflection in the galvanometer। और ये हमारे पास इसका सर्किट दिख रहा है साफ। G के साथ हमने हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? IG is equal to N times of K। N number of scale division in the galvanometer, total resistance G plus G। तो IG की वैल्यू क्या आएगी? V by R, यही होता है। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस जी हो गया। तो यहाँ से G प्लस आर इज इक्वल टू V बाई IG करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कहानी फिर वही है, जो हमारी 4 टर्म्स हैं, कोई 3 नोन वैल्यूज होंगी, कोई एक अननोन होगी, रीअरेंज करके जिस मर्जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस चाहिए हमें। तो आइडल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस है हम उसको क्या मान के चलेंगे? इन्फिनिटी। ऑब्वियसली होगी नहीं इन्फिनिटी में, तो फिर बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर हम माने तो ये हमारे पास आंसर पता होना चाहिए कि आइडल वोल्टमीटर के लिए हम रेजिस्टेंस इन्फिनिटी लेके चलेंगे। क्लियर है बच्चा? इसी के साथ हमारा टॉपिक वाइज पूरा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है और इसके ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं और ये सारे फिर हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है? डन।